हेलो स्टूडेंट, मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से जोगटा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, जोगटा एकेडमी ने हिंदी की एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसमें हम सभी टॉपिक्स जो हैं उनको कवर करेंगे। और एक बात और बता दें कि हमारे पास बहुत सारी इंक्वायरी भी आई हैं और मैसेज आए हैं कि मैम पत्र लिखना सिखाइए, समास पढ़ाइए, संधि पढ़ाइए। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम ये सब टॉपिक भी कवर करेंगे, आपको ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि हम सीरीज़ चला रहे हैं तो ये हम स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं। जैसे सबसे पहले हमने आपको भाषा पढ़ाई, वर्ण पढ़ाए, वर्तनी, और आज हम शब्द विचार पढ़ा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहेंगे आपको अपनी वीडियो शुरू करने से पहले कि 21 अप्रैल को चंडीगढ़ में हमारा HAS का बैच जो है वो आरंभ हो रहा है और 5 मई को HPG के कोर्सेस जो हैं ये भी चंडीगढ़ में ही आरंभ होंगे, लेकिन जो हमारी नई ब्रांच है 25D में, यहाँ पर ये शुरू होंगे। और 8 मई को एलाइड और नायब तहसीलदार का हम एक एक्सक्लूसिव बैच आरंभ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ पता चला है कि एलाइड सर्विसेज की बहुत सारी पोस्ट जो हैं वो अब निकलने वाली हैं। तो आप दिए हुए नंबरों पर इंक्वायरी कर सकते हैं और जो भी और आपको अधिक जानकारी लेनी है इन नंबर पर कॉल करके आप ले सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द विचार। तो सबसे पहले बताएंगे कि शब्द क्या होता है। शब्द वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जो शब्द होता है उसमें एक या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं और फिर एक शब्द बनता है, लेकिन वो जो शब्द बनता है वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक का मतलब है कि उसका एक अर्थ होना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। अब जैसे हमने यहाँ लिखा है विद्यालय, नगर, घर और अर्चना, तो ये जितने भी शब्द हैं इन सब का ही अर्थ है। जैसे विद्यालय है तो आप जानते हैं जहाँ आप बैठकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, सीखते हैं। ऐसे घर है, ये अर्चना, इसका भी एक अर्थ है पूजा। तो जो हमारे शब्द होते हैं उनका अर्थ जरूर निकलना चाहिए। शब्दों में क्या है, वर्णों का समूह है, वर्ण होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ये वर्णों का एक समूह लिख दिया है। इसमें देखिए कितने सारे वर्ण हमने लिखे हैं, अ, च, प, च, र। लेकिन क्या हम इसे शब्द कहेंगे? नहीं, हम इसे शब्द नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इन वर्णों के समूह का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये निरर्थक है, इसलिए ये शब्द नहीं है। तो शब्द के लिए सार्थक होना आवश्यक है। अब जो शब्दों का हमने वर्गीकरण किया और शब्दों को सार्थकता के अनुसार या सार्थकता के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा। तो सबसे पहले हमारा ये उत्पत्ति के आधार पर, इसे हम स्रोत के आधार पर भी कहते हैं, या फिर रचना के आधार पर, दूसरा हमारा, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा रूपांतरण के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है या उत्पत्ति का आधार किसे कहते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के जो उद्गम हैं, स्रोत हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी ये शब्द जो हैं वो कहाँ से आए हैं और इनकी उत्पत्ति जो है वो किस प्रकार हुई है, इस बात का हम अध्ययन करते हैं। तो इस आधार पर हमने शब्दों को 5 भागों में बांटा, या कहिए कि इस आधार पर हमारे पास 5 प्रकार के शब्द होते हैं। सबसे पहले है आपका तत्सम, उसके बाद तद्भव, देशज, विदेशी और संकर। अब तत्सम शब्द क्या है? जो ये तत्सम शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, तत् और सम। तो तत् का अर्थ होता है उसके और सम का अर्थ होता है बराबर या समान। तो अगर हम तत्सम शब्द का शाब्दिक अर्थ देखें तो हमें मिलेगा कि उसके समान। अतः तत्सम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? उसके समान। तो भाई किसके समान? संस्कृत के समान। क्यों? क्योंकि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए
और ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग होने लगे, उसी अर्थ में उसी तरह उच्चारित उनको किया जाने लगा, वो शब्द हमारे कहलाए तत्सम शब्द। अब जैसे यहाँ पर हमने उदाहरण लिखा हुआ है, ये देखिए, मुष्टि, मयूर, भ्राता, वत्स, वायु और अग्नि, ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन ये हिंदी में आ गए और इसी प्रकार हिंदी में ये उच्चारित किए जाते हैं, यही इनका अर्थ होता है और इसी प्रकार ये लिखे जाते हैं। तो ये हमारे हुए तत्सम शब्द। दूसरे हमारे हुए तद्भव शब्द। तद्भव क्या है? तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें तद, इसका अर्थ है उससे, और भव इसका अर्थ है उत्पन्न या होना। यानी इस प्रकार से जो तद्भव का शाब्दिक अर्थ हुआ वो हुआ उससे उत्पन्न। अब वही बात, भाई किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। यानी संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ किंतु उसी अर्थ में हिंदी में आ गए, वो हमारे हो गए तद्भव शब्द। जो शब्द था उसका थोड़ा सा हमने रूप परिवर्तन कर दिया, लेकिन अर्थ वही रहा जो संस्कृत में था। जैसे मुट्ठी, मोर, भाई, आग और आम। अब अगर तत्सम शब्द हम देखें आम का, तो आम्र होता है, लेकिन आम्र को हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, मामूली सा परिवर्तन कर दिया और हमने इसको आम कहना शुरू किया। तो वे शब्द, इसकी परिभाषा एक बार पढ़ देते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ किंतु उसी अर्थ में प्रयोग होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब है हमारा देशज शब्द। ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। देशज शब्द देखिए यहाँ पर देश और ज, तो जिसका अर्थ हुआ देश में जन्मा या उत्पन्न। देश तो आप जानते ही हैं, और जा का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो देशज का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? देश में उत्पन्न। अब ये कुछ हमें इस देश में उत्पन्न से भी कुछ हमें समझ में आ रहा है कि देशज शब्द क्या हो सकते हैं। हम इसकी परिभाषा पढ़ देते हैं। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के नहीं हैं, जो शब्द ग्रामीण क्षेत्रों, बोली और ग्रामीण क्षेत्रों से प्रभावित होकर हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लिए, तो वो हमारे कहलाए देशज। अब जैसे एक बड़ी सी आकृति थी जिसमें हम सामान रखते थे, उसे हमने कहा डिब्बा, लेकिन उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक छोटी सी चीज़ है, उसमें भी हम सामान रखते हैं, तो उसे छोटी होने की वजह से हमने कह दिया डिबिया। तो ये हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लिया। जैसे लोटा, ये डिबिया, पगड़ी, खिड़की। ऐसे ही एक बर्तन देखा, नाम नहीं कुछ समझ में आया, हमने उसको लोटा कहना शुरू कर दिया, हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका नाम रख दिया, तो ये हमारा बन गया देशज शब्द। इसके बाद हमारा आता है विदेशी शब्द। तो विदेशी जो विदेश का है, तो क्या हुआ कि हिंदी में बहुत सारे दूसरे देशों और दूसरी भाषाओं के शब्द आकर मिल गए। जो शब्द दूसरी भाषाओं से हिंदी में आए और हिंदी में घुल मिल गए, वो शब्द हमारे विदेशी शब्द कहलाए। अब जो हमारी हिंदी है, इसमें ग्रीक, अरबी, फारसी और तुर्की, यहाँ तक कि पुर्तगाली शब्द भी इसमें मिल गए हैं। यहाँ पे हमने ये देखिए उदाहरण लिखा है। अब जैसे स्टेशन और टिकट, अब स्टेशन और टिकट जो है वो अंग्रेजी के शब्द हैं, लेकिन हम सब अंग्रेजी के यही शब्द हिंदी के शब्द मानकर बोलते हैं। अब जो बिल्कुल अशिक्षित है वो भी स्टेशन ही कहता है, वो भी टिकट ही कहता है। इनकी हिंदी हम शायद जानते भी नहीं होंगे, तो हम इनको इसी तरह प्रयोग करने लगे। ये कहाँ से आए? अंग्रेजी भाषा से आए। इसी प्रकार चाकू, बंदूक, ये तुर्की से आए, और सुरंग, दाम, ये ग्रीक से आए हमारे पास। आदमी, दरवाजा, ये फारसी से हमारे पास आ गए, और दौलत, कैद, ये अरबी से हमारे पास आ गए। लेकिन ये शब्द बिल्कुल पूरी तरह से हिंदी में मिल गए हैं। हम इनको हिंदी के शब्द मानकर ही प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से आए हैं, इसलिए इनका नाम विदेशी रखा। इन शब्दों को हम आगत शब्द भी कहते हैं। आगत का मतलब होता है आया हुआ, तो ये बाहर से आए हैं शब्द हमारे पास, इसलिए इनको हम आगत शब्द भी कहते हैं। पांचवें प्रकार का जो शब्द है वो है संकर शब्द।
संकर का मतलब होता है जब दो चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये देखिए, जो शब्द दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हैं वे शब्द हमारे संकर कहलाते हैं। यानी कोई शब्द हिंदी का आ गया, कोई अंग्रेजी का आ गया और हमने उसका एक शब्द बना दिया, तो दो अलग भाषाओं से वो आए। अब जैसे ये देखिए आप, टिकट, घर। अब इसमें टिकट जो शब्द है वो हमारा अंग्रेजी का है और घर हमारा अपना शब्द है हिंदी का। ऐसे ही उड़न तश्तरी, तो उड़न जो शब्द है ये तो हिंदी का है, लेकिन जो तश्तरी है वो हमारा फारसी शब्द है। हमने दोनों भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना दिया, उड़न तश्तरी। इसी प्रकार रेलगाड़ी, इसमें रेल अंग्रेजी का शब्द है, गाड़ी हमारा शब्द है यानी हिंदी का शब्द है। वर्षगांठ, वर्ष हमारा संस्कृत का शब्द है और गांठ हिंदी का है। तो दो भाषाओं को मिलाया हमने और एक नया शब्द बना दिया, वो शब्द कहलाए संकर शब्द। अब है रचना के आधार पर। रचना का अर्थ है कि इनकी बनावट कैसे हुई, इनको हमने किस प्रकार रचा, कैसे रचा और क्यों रचा गया ये इस प्रकार से। तो उसके आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के शब्द होते हैं। एक हमारा है सबसे पहले रूढ़, उसके बाद यौगिक और उसके बाद योग रूढ़। अब रूढ़ शब्द क्या होते हैं? तो रूढ़ शब्द जो होते हैं वे शब्द होते हैं जो पारंपरिक रूप से एक विशेष अर्थ के लिए चले आ रहे हैं। पारंपरिक रूप क्या है? अब जैसे हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पौधे के ऊपर कोई सुंदर सी आकृति देखी, सुंदर सी चीज़ देखी और उसको वो फूल कहने लगे, तो आज तक भी हम उसे फूल ही कह रहे हैं। ये पारंपरिक रूप हुआ। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी शायद उसे फूल ही कहेगी। लेकिन जब हम इसके खंड करते हैं यानी इनको विच्छेद कर देते हैं, वर्णों को अलग अलग कर देते हैं, उस समय उन वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं रहता। अब जैसे हम पहले आपको रूढ़ शब्द के उदाहरण बताते हैं, जैसे फूल, जल, घर, किताब, दिन, इन सभी का अर्थ है। और इसमें अब जैसे ये फूल है, मान लीजिए हम इसका टुकड़े करते हैं, खंड करते हैं, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? फू और ये ला। तो अब इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, ना ही इसका कोई अर्थ हुआ। ये दोनों कब अर्थ देंगे? जब ये इकट्ठे हो जाएंगे, जब ये समूह में हो जाएंगे। तो जो हमारे रूढ़ शब्द होते हैं वो पारंपरिक शब्द होते हैं, जैसे चले आ रहे हैं वैसे ही चले आ रहे हैं और वैसे ही आगे चलते जाएंगे, और इनके खंड करने पर इन खंडों का कोई भी अर्थ नहीं होता। उसके बाद यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है योग से बना हुआ। यहाँ पर देखिए ये हमने लिखा हुआ भी है। तो जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम इन शब्दों का खंडन करते हैं यानी इन शब्दों को हम टुकड़े करते हैं, तो उस समय जो हम टुकड़े करते हैं उसमें से हर एक शब्द का अर्थ जो है वो अलग ही निकल कर आ जाता है। ये जो शब्द हैं ये उपसर्ग और प्रत्यय के योग से बनते हैं, या कभी कभी शब्द के और शब्द के योग से भी बनते हैं। जैसे ये देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, यौगिक शब्द जो हैं उनमें उपसर्ग और शब्द बराबर यौगिक शब्द, यानी एक शब्द होगा जिसे हम मूल शब्द कहते हैं, एक उपसर्ग होगा, तो उससे जो शब्द बनेगा वो हमारा यौगिक शब्द होगा। या फिर शब्द होगा जिसे हम मूल शब्द कहते हैं, उसमें हम प्रत्यय जोड़ेंगे तब हमारा यौगिक शब्द बनेगा। या फिर शब्द और शब्द दोनों शब्द ही होंगे तब हमारा यौगिक शब्द बनेगा। यानी ये जो यौगिक शब्द होते हैं इनकी जो रचना होती है वो उपसर्ग और प्रत्यय के योग से होती है या शब्दों को शब्दों में मिलाने पर होती है। अब जैसे ये देखिए विभाग हमारा शब्द है, तो इसमें जो ये वी है ये हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो इसकी जो रचना हुई वो हुई उपसर्ग और एक शब्द से, और एक नया शब्द बन गया विभाग। ऐसे ही मानवता, अब इसमें शब्द हमारा है मानव, लेकिन ये जो ता है ये हमारा प्रत्यय है, तो ये प्रत्यय के योग से बना। तो यहाँ पर हमने लिखा भी है, ये देखिए शब्द प्रत्यय के मेल से बना, तो इसमें ये हमारा हुआ
मूल शब्द और ता हमारा हुआ प्रत्यय। जब उपसर्ग और प्रत्यय हम पढ़ाएंगे तब हम विस्तार से आपको बताएंगे कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं। उसके बाद है हमारा भारत रत्न। अब यहाँ पर दोनों ही शब्द हैं, यानी भारत रत्न जो शब्द बना है हमारा, जो यौगिक शब्द है, इसमें शब्द तथा शब्द के मेल से ही ये शब्द बना है। तो यहाँ पर दोनों शब्द हैं। फिर है हमारा योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ जो है वो ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, यानी जो हमारे योग रूढ़ शब्द हैं वो भी दो शब्दों के योग से बनते हैं, लेकिन ये शब्द जो होते हैं वो अपना सामान्य अर्थ नहीं देते, मतलब वो एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जो रूढ़ शब्द है बच्चों वो बना है आरूढ़ शब्द से। आरूढ़ का अर्थ होता है सवार हो जाना या आसीन हो जाना, बैठ जाना भी आप कह सकते हैं। तो ऐसे शब्द जो बनते तो दो शब्दों के योग से हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ ना देकर वो विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। अब देखिए, जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिखा हुआ है, लंबोदर, वीणावादिनी, जलज और नीलकंठ। अब जैसे ये लंबोदर है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो यहाँ पर आएगा लंबा उदर, यानी दो शब्द इसमें है। लेकिन ये जो लंबोदर शब्द है, ये लंबोदर का अर्थ जो है वो तो दे ही रहा है, लेकिन ये किसके लिए आरूढ़ हो गया, किसके लिए इसको हम प्रयोग करते हैं? हम गणेश के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब अगर लंबोदर शब्द को हम शिव के लिए कहने लगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि विशेष अर्थों में ये प्रयोग हो रहा है। और कौन सा विशेष अर्थ? गणेश का विशेष अर्थ। यानी ये लंबोदर शब्द केवल और केवल गणेश के लिए ही प्रयोग होगा। नाम हम रख सकते हैं, किसी का भी लंबोदर रख सकते हैं, लेकिन इससे हम जो अर्थ निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? गणेश का ही निकालेंगे, शिव का, विष्णु का, राम का नहीं निकालेंगे। इसी प्रकार वीणा वादनी, ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वीणा और वादनी। तो जो वीणा बजाती है, मतलब अब ये जो वीणा वादनी है ये हम सरस्वती को ही कहते हैं। जो सरस्वती देवी है उसके लिए ये शब्द रूढ़ हो गया है। हम किसी और देवी या देवता या किसी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी प्रकार जलज, जल से उत्पन्न हुआ यहाँ पर, इसका मतलब है कमल। तो ये जो जलज शब्द है ये कमल के फूल के लिए ही आएगा। अब मान लीजिए हम गेंदे के फूल को जलज कह दें तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विशेष अर्थ ये किसका दे रहा है? कमल का ही अर्थ दे रहा है। ऐसे ही नीलकंठ, अब अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो नीलाकंठ, लेकिन सामान्य अर्थ नहीं ये देते अपने, ये देते हैं विशेष अर्थ। तो नीलकंठ जो है वो शिव के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी नीलकंठ जो शब्द है वो शिव के लिए रूढ़ हो गया है। अब अगर नीलकंठ शब्द को हम मान लीजिए राम के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा गलत हो जाएगा। नहीं, नीलकंठ केवल और केवल शिव के लिए ही प्रयोग होगा। तो आशा करती हूँ कि ये शब्द विचार आपको समझ आ गया होगा। और हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हम इसे दो पार्ट में बना रहे हैं। जो हमारे वर्गीकरण के दो भाग बचे हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो जब तक हमारी अगली वीडियो आती है तब तक के लिए अर्चना सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।